सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम बात कर लेंगे लंग्स यानी कि फेफड़ों के कैंसर के बारे में। ये दुनिया भर में सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों में से एक है। पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो जीवन शैली से संबंधित गड़बड़ी, खान पान की आदतों के चलते कई प्रकार के कैंसर के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिला है। फेफड़ों में होने वाला कैंसर ऐसी ही एक गंभीर समस्या है। अगर इसे वक्त रहते पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज आसान हो सकता है, साथ ही रोगी की जान बचाने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। तो फेफड़ों में होने वाला कैंसर क्या है, किन कारणों से होता है और शुरुआती स्टेज में पकड़ने के लिए कौन से ऐसे छोटे छोटे लक्षण हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा या फिर अपनी आदतों में सुधार करना होगा ताकि इस गंभीर बीमारी से बच सकें। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट और मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर रवि जायसवाल। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर रवि, एक गंभीर जो बीमारी है, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, कैंसर अपने आप में ही बहुत गंभीरता से लोग लेते हैं, लोगों के मन में डर होता है, और ऐसे में अगर फेफड़ों के कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये वास्तव में क्या है? फेफड़ों का कैंसर यानी लंग कैंसर। कैंसर को आप ऐसे समझिए कि इट इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी जो कोशिकाएं होती है ये अनियंत्रित रूप से ग्रो करने लगती है, और जब ये फेफड़ों में होता है तो इसे फेफड़ों का कैंसर कहा जाता है। बिल्कुल। फेफड़ों में कैंसर होने के कारणों पर पहले हम चर्चा कर लें डॉक्टर साहब, क्योंकि ज्यादातर यही समझा जाता है कि कोई भी बीमारी अगर होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो क्या मेजर ऐसे कारण देखे आपने कि जिसके लिए जिम्मेदार होता है ये फेफड़े का कैंसर? 50 to 60% केसेस में फेफड़ों का कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड है, चाहे वो बीड़ी स्मोकिंग हो या सिगरेट स्मोकिंग हो। 20 to 25% में वो तंबाकू से रिलेटेड है, जैसे हम पान खाते हैं, गुटखा, मावा। 10 to 15% केसेस में ये पोल्यूशन से रिलेटेड है, जैसे आप देखते हैं कि आजकल हमारी सिटीज़ कितनी पोल्यूटेड हो चुकी है, तो ये पोल्यूशन में सल्फेट, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कंपाउंड रहती है जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। और 5% केसेस में ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। बहुत सारे लोग, छत्तीसगढ़ को आप ले लीजिए, कोल माइंस में काम करते हैं, ऐसे ही रबर फैक्ट्रीज में या एस्बेस्टस कंपनीज में लोग काम करते हैं। तो ये जो पावरफुल केमिकल्स है ये फेफड़ों को नुकसान देते हैं, और जो फेफड़ों की कोशिकाएं हैं इनको कैंसरस कोशिकाओं में परिवर्तित होने में मदद करते हैं। तो ये कुछ कॉमन रीजंस है कैंसर के। बिल्कुल। ये जो कुछ कारण आपने बताया डॉक्टर साहब, इनमें कुछ कारणों को तो व्यक्ति चाहे तो दूर कर सकता है, जैसा कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा पार्ट आपने बताया। यंग जनरेशन में आजकल ये देखा जा रहा है कि कम एज से ही स्मोक की तरफ जो है युवा आज का बढ़ रहा है, और एक लंबे समय तक फिर वो स्मोक करता है। तो इसको तो कम से कम रोककर क्या इस बीमारी की संभावना को कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी तो ऐसा हो गया है कि स्मोकिंग एक फैशन हो गया है, तो इट्स बिकम ए लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। सबको लगता है, पर्टिकुलरली कॉलेज में जो जाते हैं, कि स्मोकिंग करना एक कूल एटीट्यूड जैसा है। मूवीज़ में भी हम देखते हैं कि जो एक्टर है या जो भी है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, स्मोकिंग के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। तो अगर हम केवल स्मोकिंग को ही कंट्रोल करेंगे तो मुझको लगता है 30 to 40% ऑफ लंग कैंसर को हम ऐसे ही हरा सकते हैं। चलिए, बाकी कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब ये बीमारी हो जाती है, जैसा कि आपने भी बताया कि स्मोकिंग की वजह से हो, चाहे पॉल्यूशन की वजह से हो, चाहे और भी किसी भी कारण से, मान लीजिए इस बीमारी की शुरुआत आपके लंग्स में हो गई, तो क्या कैंसर के साथ सबसे गंभीर समस्या है कि 3rd या 4th स्टेज में अपने आप को प्रेजेंट करती है? क्या ऐसे लक्षण बॉडी में होते हैं बहुत माइनर, जिनको शुरुआत के 1st या 2nd में हम पकड़ सकते हैं वो लक्षण? फेफड़ों के कैंसर के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसके कॉमन सिम्टम है खांसी, और खास तौर पर खांसी में खून आना।
तो जब भी खांसी में खून आता है और ये लंबे समय से चल रहा है, यानी 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए खांसी में खून आ रहा है और इसके साथ में सांस लेने में दिक्कत है, वज़न कम हो रहा है, तो ये अर्ली सिम्टम्स है। यहीं पे हम डॉक्टर के पास जाएंगे और एक्सरे या सीटी स्कैन हमारे फेफड़े का कराएंगे, तो ये छोटी सी गांठ यदि हमको दिख जाती है तो हम पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में कैंसर को पकड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम ये सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई सर्दी खांसी की गोली खा लो, सर्दी जुकाम की गोली खा लो, ठीक हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा वज़न कम होता है या कैंसर स्प्रेड होता है तो बोन पेन शुरू हो जाता है या हेडेक शुरू हो जाता है, तब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो इसमें ऑलरेडी जो कैंसर है वो 3rd या 4th स्टेज में चला जाता है। खांसी का जिक्र आपने किया डॉक्टर साहब, खांसी से जुड़ी हुई एक और जो बीमारी है जिसका ज्यादातर देखा जाता है भारत में, वो है टीबी। टीबी पेशेंट को भी खांसी होती है बहुत ज्यादा समय तक, तो क्या जांच एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है? अगर व्यक्ति में ऐसे लक्षण आ रहे हैं, सर्दी है, खांसी है, कोरोना में भी खांसी का बहुत देखा हमने, तो क्या एक्सरे के जरिए ये पकड़ में आ सकता है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम हमारे कैंसर के ओपीडीज़ में अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे महिलाएं और बहुत सारे जो मरीज़ आते हैं ये ऑलरेडी 3-4 महीने टीबी की गोली खा चुके हैं, और टीबी जब इनका नहीं कम हुआ तब डॉक्टर बोलते हैं कि अरे अब मुझको लग रहा है कि शायद आपको कैंसर तो नहीं है, तो आप एक बार जाके कैंसर के डॉक्टर को दिखाओ। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाए तो वी शुड बी अश्योर्ड कि हमको अगर हम एक एमडी मेडिसिन या कोई फिजिशियन के पास जाए जो जांच कराए। टीबी को जांच करने के लिए एक स्पूटम यानी थूक की जांच होती है, अगर उसमें टीबी दिखता है तो कंफर्म हो जाता है। या हमने एक्सरे या सीटी स्कैन किया जिसमें एक लक्षण होता है, एक कैविटी बनी रहती है, जिससे समझ में आ जाता है कि हाँ ये टीबी की गांठ है। अगर हम सही डायग्नोसिस करेंगे तो कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं और उसको मात दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये पकड़ में आने के बाद डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, सबसे ज़्यादा जो मेजर है वो है ट्रीटमेंट वाला पार्ट। जैसा कि आपने भी कहा और मैंने भी कहा कि लोग खुद तो ये कुछ समय तक तो खुद से इलाज करते हैं सर्दी खांसी, और फिर उम्मीद ही नहीं होती कि उन्हें शायद कोई बड़ी बीमारी है या गंभीर बीमारी है। आपको लगता है यही वो पीरियड होता है जिस बीमारी जो है वो क्रिटिकल केस में जाने लगती है, गंभीर होने लगती है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमको सिम्टम्स आए, चलो 1-2 दिन सर्दी खांसी है, ठीक हो गई, वी कैन अंडरस्टैंड, कोई वायरल इन्फेक्शन है, ठीक हो गया। लेकिन 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, आपकी खांसी चल रही है, उसमें खून आ रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाए, कम से कम एक एक्सरे करा ले या एक लो डोज सीटी स्कैन कराए, तो आपकी जो गांठ है वो हमको 1st स्टेज या 2nd स्टेज में पता चलेगी। तो जब कैंसर 1st या 2nd स्टेज में रहता है तो उसकी ट्रीटमेंट आसान है, सर्जरी से वो गांठ निकल जाएगी और आप 100% क्योर हो जाओगे। लेकिन जब हम 3rd या 4th स्टेज में आते हैं तब ये बीमारी को ऑपरेशन द्वारा नहीं निकाला जा सकता, तब इसमें कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, कभी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो अभी आजकल नई ट्रीटमेंट चल रही है, लेटेस्ट एडवांसमेंट हुआ है, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, इसके द्वारा ये कैंसर का इलाज किया जाता है। बिल्कुल। इसके अब ट्रीटमेंट वाले पार्ट में पहुंचते हैं जिस पर स्टेज वाइज हम चर्चा करें डॉक्टर साहब। मान लीजिए 1st स्टेज में जो कि संभव नहीं हो पाता है, नहीं ज़्यादातर नहीं पकड़ में आता है, 2nd स्टेज में अगर मान लीजिए पकड़ में आता है तो फेफड़े का कैंसर है, लोग वैसे ही डरते हैं, तो ऐसे में जो इलाज होगा वो किस तरीके से होता है? क्या यहाँ पर सर्जरी के साथ साथ बाकी ट्रीटमेंट भी होते हैं? तो 1st या 2nd स्टेज की अगर हम बात करें तो इसका मेन ट्रीटमेंट है सर्जरी, यानी ऑपरेशन के द्वारा वो गांठ को हम पूरी तरीके से निकालें। 2 पद्धति से ये ऑपरेशन होता है, एक तो ओपन सर्जरी या दूसरा दूरबीन से, जिसको बोलते हैं वैट्स, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। यदि पहले और दूसरे स्टेज में जब कैंसर सर्जन या CVTS सर्जन ये गांठ को पूरा निकालता है तो 100% ये बीमारी का इलाज हो चुका है। बिल्कुल। और 2nd और 3rd स्टेज में जाने के बाद में जब आपने कहा कि ऐसे केसेस में जब सर्जरी संभव नहीं हो पाती है और ज़्यादातर लोगों को लगता है 3rd स्टेज और 4th स्टेज में ज़िंदगी को खतरा है, शायद हमारी ज़िंदगी ना बचे, ऐसे स्टेज में क्या स्थिति है आज मेडिकल साइंस में कैंसर के इलाज को? तो पहले हम 3rd स्टेज की बात करते हैं, फिर 4th स्टेज पे आते हैं। 3rd स्टेज में ऐसा होता है कि अभी तक आपका कैंसर फेफड़ों के बाहर नहीं फैला है, तो 3rd स्टेज में हम अक्सर 1 या 2 कीमोथेरेपी पेशेंट को देते हैं, जिससे जो आपकी कैंसर की गांठ है वो छोटी हो जाती है, यानी ट्यूमर श्रिंक हो जाता है, और उसके बाद में उसको सर्जरी करके यानी ऑपरेशन द्वारा उसको निकाल देते हैं।
कभी कभी कीमोथेरेपी देने के बाद भी वो ऑपरेशन से नहीं निकाला जा सकता है, तो ऐसे समय में हम कीमोथेरेपी के साथ में सेकाई यानी रेडिएशन थेरेपी करते हैं। तो इससे भी मोर देन 80% कैंसर क्योर होने की संभावना है। जब हम 4th स्टेज में आते हैं तो 4th स्टेज का कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है। आजकल हमको ये समझ में आया है कि हर कैंसर एक जीन के बदलाव के कारण होता है। तो हम एक बायोप्सी यानी एक टुकड़े की जांच करते हैं फेफड़ों से, और वो जांच में एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। यानी वो जो आपकी कैंसर की सेल है उसमें कौन से जीन में परिवर्तन हुआ, इसका हम शोध लगाते हैं जांच करके। इसकी वजह से हमको अभी ये पता चला है कि 40% ऑफ द कैंसर केवल टैबलेट द्वारा, यानी जैसे बीपी का मरीज बीपी की दवाई खाता है, ऐसे ये टारगेटेड थेरेपी से केवल एक टैबलेट लेने की ज़रूरत होती है। इससे एक एडवांस्ड ट्रीटमेंट आजकल जो बहुत पॉपुलर है, इसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी, और ख़ास करके फेफड़ों के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेटेस्ट इसका उदाहरण है संजय दत्त जी का। इसमें एक दवाई दी जाती है जो यूएस से बन के आती है, जिसका नाम है निवोल्यूमैब और पेम्ब्रोलिजुमैब। ये दवाई सलाइन के माध्यम से दी जाती है। 1 घंटे तक मरीज को 3 हफ्ते में एक बार देना होता है, और इससे 4th स्टेज में भी कैंसर को हराया जा सकता है। लेटेस्ट एग्जाम्पल और सबके लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी है संजय दत्त जी की, जिनका 4th स्टेज में भी कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया है थैंक्स टू इम्यूनोथेरेपी। ये जो थेरेपी है डॉक्टर साहब, पहला तो थोड़ा टारगेटेड थेरेपी को हम समझ लें, क्योंकि एक आम व्यक्ति हो सकता है उसे 2 ही चीजें समझ में आती है ट्रीटमेंट में, या तो सर्जरी या रेडिएशन या कीमो, ये 3 ही तरीका पता है कि कैंसर में यही इलाज होता है। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज्यादा असरकारी है, खास करके टारगेटेड, जैसा आपने बताया, तो टारगेटेड थेरेपी क्या केवल लंग्स कैंसर में ही काम आती है या कैंसर के दूसरे जो टाइप्स हैं उनमें भी काम आती है? टारगेटेड थेरेपी आजकल 4-5 ऐसे कैंसर से जिसमें काम आ रही है, जैसे कि ओवेरियन कैंसर जो महिलाओं में होता है। आजकल ऐसा पता चला है कि एक ब्राका नाम के जीन के बदलाव की वजह से महिलाओं में ओवेरियन कैंसर होता है। तो इसको रोकने के लिए ओलापेरिब नाम की एक दवाई आई है जो एक टारगेटेड थेरेपी है। ऐसे ही फेफड़ों के कैंसर में 7 to 8 टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल है। अगर EGFR म्यूटेशन है तो ओसिमर्टिनिब, एल्क म्यूटेशन है तो क्रिजोटिनिब, रॉस म्यूटेशन है तो सेरिटिनिब। ऐसे हर टारगेट को हमने ढूंढ के निकाला है। इसको मैजिक बुलेट भी कहा जाता है। जस्ट इमेजिन कि कीमोथेरेपी आपके शरीर में हर जगह पे काम करती है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। हम सलाइन के माध्यम से उसको देते हैं और वो शरीर में जहाँ पे भी कैंसर है उसको जाके नष्ट करेगी। लेकिन जो टारगेटेड थेरेपी है वो कैंसर के वो टारगेट को आइडेंटिफाई करती है कि स्पेसिफिकली वो दवाई वो टारगेट को जाके लगेगी और उसको वहाँ पे नष्ट करेगी। तो इससे ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसकी कॉस्ट अब कम हो चुकी है, केवल टैबलेट लेने की ज़रूरत है, अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं, साइड इफ़ेक्ट कम। और आजकल तो ये ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयुष्मान भारत स्कीम में भी उपलब्ध है। तो जब भी आपको फेफड़े का कैंसर हो तो आप आपके डॉक्टर से रिक्वेस्ट कीजिए कि कोई टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का हम लाभ ले सकते हैं या नहीं। डॉक्टर रवि, मैंने पूछा था कि सर्जरी आदमी आसानी से झेलता है, लेकिन कई बार ये होता है कि कीमो में उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में ये टारगेटेड थेरेपी क्या तकलीफ़ों को कम करने वाली थेरेपी समझा जाए इसे? बिल्कुल। कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कभी कभी, जैसे कि वॉमिटिंग कंटिन्यूस होना, लूज मोशन होना, फीवर आना, WBC कम होना। तो एक एज के बाद में हम कीमोथेरेपी, जैसे 75 है, 80 ईयर्स है, तो इनमें कीमोथेरेपी के लिए हमको भी सोचना पड़ता है कि हम इनको कीमोथेरेपी देंगे तो क्या ये मरीज़ इसको बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जब टारगेटेड थेरेपी की बात आती है तो ये मान लीजिए कि कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में इसके साइड इफ़ेक्ट्स केवल 5 to 7% ही है। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं हैंड में थोड़ा सा रैश आना या फिर 1-2 बार लूज मोशन होना। इसके अलावा कोई ऐसे मेजर और साइड इफ़ेक्ट यूजुअली इसके नहीं होते हैं। तो कोई पेशेंट है 85 ईयर्स की फीमेल है या 90 ईयर्स के कोई जेंटलमैन है, तो इनको भी हम लोग टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट अ पिल। जैसे बीपी की वो लोग टैबलेट खाते हैं, ऐसे ही
दे टेक द कैंसर पिल। तो इसीलिए इसको मैंने बताया कि मैजिक बुलेट कहा जाता है। बिल्कुल। और ये जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है डॉक्टर रवि, ये चीजें जो है मरीजों को थोड़ी सी राहत देने वाली है। एक और जो थेरेपी का जिक्र आपने किया, इम्यूनोथेरेपी, ये वास्तव में क्या है? और इससे नाम से ऐसा लग रहा है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली है, तो ये कैसे है और कैसे काम करती है कैंसर में? तो पिछले 5 सालों में एक रिसर्च हुआ था इम्यूनोथेरेपी प्रोजेक्ट, और 2 इयर्स पहले इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था जिसने इसका शोध लगाया। ऐसी दवाई जो शरीर की प्रतिकार रोधक शक्ति को इतना बढ़ा देती है कि आपका शरीर ही कैंसर को नष्ट करता है, इसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी में ये दवाई कैंसर की सेल को मारती है। इम्यूनोथेरेपी में ये दवाई आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि आपकी बॉडी विल फाइट अगेंस्ट द कैंसर सेल। तो इसकी वजह से साइड इफेक्ट बहुत कम और रिजल्ट बहुत ज़्यादा। तो 4th स्टेज में भी कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसमें कैच है। कैच ये है कि इम्यूनोथेरेपी हर मरीज को नहीं दे सकते। कुछ टेस्ट करके हम पता करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी आपके ऊपर काम करेगी या नहीं। ये टेस्ट को बोलते हैं PD-L1। आपके बायोप्सी पे ये जांच होती है और उससे पता चलता है कि आपका PD-L1 स्कोर कितना है, 10%, 20%, 50%, 60%। जितना ज़्यादा PD-L1 स्कोर उतना ज़्यादा इम्यूनोथेरेपी आपके ऊपर असर दिखाएगी। ये टेस्ट अब ज़्यादा महंगी नहीं है, केवल 5,000 to 7,000 रुपीज़ इसका चार्ज है। तो ये टेस्ट हम लोग करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी आपके लिए सूटेबल ऑप्शन है या नहीं सूटेबल ऑप्शन है। डॉक्टर साहब, ये केवल लंग्स के कैंसर पर ही काम करती है या जैसा मैंने पहले भी पूछा था, दूसरे कैंसर जिसमें सर्जरी हो चुकी है, कीमो हो चुकी है, कई बार ऐसा होता है कि रेडिएशन भी हो चुका होता है, क्या इन सब के बाद भी इम्यूनोथेरेपी काम करती है? बिल्कुल। तो इम्यूनोथेरेपी यूजुअली ये 4th स्टेज कैंसर के लिए है कि मान लीजिए कोई महिला को मेलानोमा नाम का कैंसर है या किसी को फेफड़ों का कैंसर है जो दिमाग में फैला है, हड्डियों में फैला है। अब यहाँ पे ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, अब कीमो इन पे काम नहीं करेगी, और कीमो का बस मतलब है कि कैंसर को 20 या 30% कम करेंगे, लेकिन जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में इम्यूनोथेरेपी 4th स्टेज में भी काम करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच कैंसर्स आर किडनी का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, लंग कैंसर, मेलानोमा, मीजोथीलियोमा। ये सारे ट्यूमर्स में इम्यूनोथेरेपी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है, 50 to 60% रिस्पॉन्स। क्या ये ब्रेन ट्यूमर यानी कि ब्रेन के कैंसर पे भी काम करता है डॉक्टर साहब? तो जो कैंसर ब्रेन ट्यूमर में 2 चीज़ें आती है। एक जो कैंसर जिसकी शुरुआत ब्रेन में ही हुई है और जो कहाँ पे नहीं फैला है, तो ऐसे कैंसर में इसका ट्रीटमेंट सर्जरी है, यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी नहीं काम आती जी। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंसर है जैसे फेफड़ों का कैंसर, स्तन का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, किडनी का कैंसर जो दिमाग में फैला है, तो ऐसे कैंसर में इम्यूनोथेरेपी काम आएगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एज का इसलिए भी मैंने पूछा क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि काफ़ी ओल्ड एज में जाने के बाद में पता चलता है कि 3rd या 4th स्टेज का कैंसर है, और उसके बाद में फिर कई बार ये होता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो क्या इस एज में भी ये पद्धतियाँ इलाज की कारगर हैं, मरीज स्वस्थ हो सकता है? देखिए, ये जो कैंसर बीमारी है, इट इज़ अ डिसीज ऑफ ओल्ड एज। तो यूजुअली 20, 25, 30 साल में यूजुअली कैंसर्स नहीं होते, बहुत इसका इंसिडेंस 10% है। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स तब होते हैं जब हम 50-60 एज को क्रॉस करते हैं। द रीज़न बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी यही है क्योंकि पहले जिसकी एज 70 से ज़्यादा रहती थी उसमें तो हम सोचते थे कि अब इनको कैंसर हो गया है, अब कैंसर फैल चुका है, अब 6 महीने से ज़्यादा ये लोग नहीं जी सकते हैं, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट अब कारगर नहीं है। ये थॉट को लेकर ही टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का आविष्कार हुआ, और हम डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज हैं जिनका 4th स्टेज में भी, जिनकी एज 70 ईयर से 80 ईयर से, उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो रहा है। जी।
वर्ल्ड कैंसर डे पर भी हम बात कर लें डॉक्टर साहब, क्योंकि कैंसर की बीमारी में ट्रीटमेंट के जो रेगुलरिटी है ये बहुत मायने रखती है। इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक हुआ तो स्टेज बढ़ते टाइम नहीं लगता। और कोरोना काल में देखा है आपने, जब सब तरफ बंद था तो सबसे ज़्यादा मुझे असर लगता है कि कैंसर के मरीजों पर हुआ। तो इस बार की थीम क्या है और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, इस बार की वर्ल्ड कैंसर डे 2022 की थीम है क्लोज द केयर गैप। इसका ये मतलब है कि आप चाहे रायपुर में हो, मुंबई में या यूएस में, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, चाहे आप वाइट हो ब्लैक हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबको सामान्य ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और एक प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे नहीं जा पा रहे थे, जो बॉम्बे में रहते हैं वो यूएस नहीं जा पा रहे थे, तो इनके ट्रीटमेंट में बहुत सारा ब्रेक लगा। इसीलिए इस साल की कैंसर डे का थीम है कि ये जो केयर में गैप है, ये गैप ना आए, इसको खत्म किया जाए। काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी आज, हमें लगता है ये काफ़ी जानकारी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू। तो आज हमने चर्चा की फेफड़ों के कैंसर की। कारण सबसे ज़्यादा वही है कि स्मोकिंग जो है वो 60 to 70% कारण होता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी बुरी लत जो आगे चल के गंभीर बीमारी में बदले, उसको जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए, बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।